हेलो गाइस, लास्ट वीडियो होगा ये आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसमें भारत के भूगोल का। और चैप्टर का नाम आपका है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वीडियो डाले जा रहे हैं उस प्रकार से आप लोगों के जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही कम आ रहा है। तो अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में आपको मॉडल पेपर जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर बनाने के लिए तो इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे, कौन से मोस्ट हैं कौन से नहीं है। तो ऐसे करके काफ़ी बड़ी समस्याएं उनमें आती हैं। तो इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और आप लोग जो है रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो ऐसे में मेहनत जो है वो नहीं होगी। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे इस चैप्टर की। और चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। यमुना जो है वो सबसे प्रदूषित नदी है। इसके अलावा जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको जो है कमेंट वगैरह करने हैं क्वेश्चन के आंसर, तो आप लोग कमेंट वगैरह भी नहीं करते हो। तो अगर इसका मतलब क्या है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो तो आपकी तैयारी नहीं है, इसलिए आप कमेंट भी नहीं करते हो। खैर चलिए सेकंड की अपन बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है, यानी जो है दूषित जल के प्रयोग करने से जो है कौन सा जो रोग है वो हो सकता है इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अतिसार जो है वो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है वो कौन सा जल जो प्रदूषण है वो है। तो ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में आया था, तो इसका आप जो है कमेंट, ठीक है, तो कमेंट आप करोगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो हैं वो किसके लिए उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा, प्रवास के लिए जो है ये उत्तरदायी हैं। बड़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 का क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है कि कौन सा गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो निम्न में से कौन सी जो गैस है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है, इसको शॉर्ट में CFC भी कहते हैं। तो ये ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा घातक गैस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा नदी में कानपुर के निकट प्रदूषण का साधन क्या है। तो क्या है, तो कानपुर के निकट जो है चमड़ा उद्योग जो है वो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। बड़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ध्वनि प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए कौन सी इकाई है। तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, डेसिबल, डेसीमीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर। तो किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका, डेसिबल जो है डेसिबल से इसको मापा जाता है। उसके बाद में तलचेर क्या है। तो तलचेर क्या है, तो तलचेर क्या है, तो एक अवशिष्ट उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है कि इसमें उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है वो इसके अंदर जो है आपका है। तो तलचर, या देखो तलचेर भी दिया हुआ है, ये तलचर भी कई जगह आता है। तो तलचर क्या है, उड़ीसा का अब तटीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ उड़ीसा करना भाई, ये उड़ीसा है, वर्तमान में इसको उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा नहीं है। बड़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, डेसिबल में किस प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करोगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेसिबल किस को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी की सफाई हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कमेंट आप इसमें करोगे। ठीक है, इसका भी कमेंट आप पे ही छोड़ता हूँ मैं आंसर, कि आप इसका आंसर दोगे। बढ़ते हैं 12 की तरफ, 11 की तरफ, जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है चारों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है, उपरोक्त सभी। देखो हेपेटाइट
आइटिस जो है वो हो सकता है, आंतों में कृमि हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो ये सभी रोग हो सकते हैं जल प्रदूषण के द्वारा। बढ़ते हैं 12 की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में शामिल हैं। तो ये सभी शामिल हैं भाई, ये सभी जो हैं प्रदूषण फैलाते हैं, चाहे कोई सा भी हो, चमड़ा उद्योग हो, लुगदी उद्योग हो या रसायन उद्योग हो। तो ये सभी के सब जो हैं इसमें अपना जो है प्रमुख स्थान देते हैं, अपनी मतलब पूरी जो है कैपेसिटी इसमें ये डालते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, धारावी कच्ची बस्ती निम्न में से क्या सामान बनाया जाता है। तो अगर धारावी में देखें तो धारावी में जो है सेरेमिक्स बनाई जाती हैं, आभूषण सेट बनाए जाते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में 14 का है, 14 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर जो है पहला कारण हो सकता है उच्च शिक्षा, दूसरा निर्धनता भी है और आधारभूत सुविधा भी है। तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, कि ये सभी कारण हैं जो गाँवों से शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15, वायु प्रदूषण का स्रोत क्या है। तो वायु प्रदूषण का स्रोत जो है देखो, पेट्रोल व डीजल का दहन है, औद्योगिक उपक्रम है, ठोस कचरा जो निपटारण है वो है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, तो ये तो आपके रहे आपके एबेसद है। अब अपन यहाँ बात करेंगे जो है रेगिस्तान की। तो रेगिस्तानों की अगर अपन बात करें तो रेगिस्तान में कौन कौन से रेगिस्तान जो हैं वो हैं। तो पहले की बात करें तो पहला है उर्वरक धरातलीय जल में की मात्रा बढ़ाते हैं। तो जो उर्वरक है, ठीक है, तो वो धरातल में कौन से तत्व की मात्रा बढ़ाता है। तो वो बढ़ाता है नाइट्रस की, नाइट्रेट है, नाइट्रेट्स नहीं है। तो नाइट्रेट की मात्रा है वो बढ़ाता है। तो नाइट्रेट यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रेट। दूसरा है नगरों के ऊपर कोहरे को धूम्र कोहरा कहते हैं। तो कौन सा धूम्र कोहरा कहते हैं, तो शहरी कहते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शहरी धूम्र कोहरा। तीसरा अपना है सुस्थिर शोर के स्तर को के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है, डेसिबल, किसके रूप में, डेसिबल। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है आता है ध्वनि प्रदूषण विशिष्ट होता है। तो स्थान विशिष्ट होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्थान। ध्वनि प्रदूषण हमेशा क्या होगा भाई, स्थान विशिष्ट होगा। गर्मियों के पश्चात पहली बार बरसात में का जो है उत्तरवर्ती बरसातों में से कम होता है। क्या कम होता है, तो पीएच मान जो है वो कम होता है। नेक्स्ट है 6 का कार्यक्रम नदी स्थिति सुधार के लिए। तो नमामि गंगे, कौन सा प्रोजेक्ट चला है गंगा नदी के लिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। फिर है भू निम्नीकरण की 2 प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है यह तथा मानव जनित। तो क्या होता है भाई, तो होता है प्राकृतिक और यहाँ पर क्या जाएगा, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक तथा मानवीय होता है भू निम्नीकरण। 8 का है नगरीय एवं अनगरीय बस्तियां अपने में भिन्न होती हैं। तो अपने से भिन्न होती हैं किस आधार पर, प्रकारों के आधार पर। ठीक है, प्रकारों के आधार पर है। और नीचे अगर आपको मान लो समझ में भी नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो नीचे इन सब के आंसर जो हैं वो दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ तो आप इनको भी देख सकते हो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सब कुछ। नीचे आंसर आपको दिख ही रहे होंगे। ठीक है, मोबाइल के एकदम नीचे की साइड में जो है दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, एक बार आप इसको देख सकते हैं। सभी आंसर आपको नीचे से अच्छे से दिख रहे हैं। अब अपन बढ़ते हैं अति लघुतरात्मक की तरफ। अति लघुतरात्मक की बात करें तो पहला अति लघुतरात्मक जो है हमारे पास है प्रदूषण और प्रदूषक में क्या भेद होता है। तो प्रदूषण और प्रदूषक जो होते हैं उसमें क्या भेद होता है। देखो, भूमि, वायु, जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मानव तथा अन्य जीवों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण क्या होगा कि जल है, वायु है, भूमि है, इसके जो भौतिक और रासायनिक
जो गुण होते हैं वो जैविक लक्षणों में ऐसा जो है अनचाहा परिवर्तन कर देते हैं जो मानव तथा जीवों के लिए हानिकारक हो। ठीक, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा। जबकि प्रदूषक क्या होता है भाई, प्रदूषण ने तो आपने समझ लिया। प्रदूषक क्या होता है कि जब प्रदूषण में वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण पारितंत्र में उपस्थित प्राकृतिक असंतुलन पर जो है क्या होता है आपका जो है हांश होता है। यहाँ पर देखो हांश है, संतुलन पर क्या है, हांश होता है। ठीक है, तो वो हांश प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, यानी प्रदूषण तो आप जानते हो क्या होता है, और जो उसको फैलाने वाले होते हैं वो प्रदूषक होते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। तो वायु प्रदूषण जो है वो जीवाश्म ईंधन से जलने से होता है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल दहन है। ठीक है, इसके अलावा खनन है, औद्योगिक प्रक्रम है, ठोस कचरा निपटारण है, वाहित मल जो निपटारण है, धूल आदि जो है ये सब वायु प्रदूषण के कारण हैं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में जो ये समस्याएं, जो देश के अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का जो है 30 से 50% कचरा बिना एकत्रित किए गलियों में, घरों के पीछे, खुली जगहों में तथा प्रति भूमियों पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित जो गंभीर समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि 30 से 50% कचरा है वो मतलब नगरों में ही रह जाता है, और फिर उसी नगरीय कचरा है उसकी वजह से बीमारियां वगैरह बढ़ती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, और वायु प्रदूषण के कारण मानव को श्वास तंत्रिका तंत्र तथा रक्त तंत्र आदि संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं तो वो आपकी वायु प्रदूषण की वजह से हो सकती हैं। भारत के किस भाग में मृदा का लवणीकरण सर्वाधिक है और क्यों। तो भारत में उत्तरी भाग में जो है वो अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है वो है। भाई कहाँ है, तो उत्तर भारत में क्यों है, अत्यधिक सिंचाई के कारण। बस हो गया, इतना ही है, बस इतना ही याद करना है। ट्रिक आप याद रखो। वायु प्रदूषण के 3 प्रमुख प्राकृतिक स्रोत बताएं। तो वायु प्रदूषण के 3 प्राकृतिक स्रोत हैं। पहला है आपका ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा है धूल, और तीसरा है अग्नि। तो ये 3 कारण हमारे हैं। नगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताइए। तो जो नगरों में बढ़ता वायु प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग। ठीक है भाई, इसमें क्या है, सीसा की जो मात्रा है वो पाई जाती है, तो वो मात्रा, ऐसे पेट्रोल का हम आविष्कार करें या ऐसा पेट्रोल बनाएं जिसमें सीसे की कम से कम मात्रा, और कम से कम मात्रा होगी तो प्रदूषण भी क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे 8 की तरफ। 8 का हमारा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो देखो, अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो उद्योगों से और कारखानों से निकलने वाली जो गंधक होती है, वह गंधक अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जब वर्षा जल के साथ मिलती है तो ये अम्ल का निर्माण करती है। ऐसे कुछ आपकी और भी गैसें हैं तो आप उनके भी नाम याद कर लेना। ठीक है, तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना आता है धूम्र कोहरा किसे कहते हैं। धूम्र कोहरा क्या होता है, तो देखो धूम्र कोहरा, देखो औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैस व प्रदूषक तत्व सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे से मिल जाते हैं तो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। क्या होगा, देखो नगरों में क्या होता है, प्रदूषण होता है, और जब नॉर्मली कोहरा आता है, देखो धूम्र कोहरा कोई विशेष कोहरा नहीं होता है। ठीक है, वही कोहरा होता है जो एक सामान्य कोहरा आता है, या जिसको अपन जो है लोकल लैंग्वेज में क्या है, धूर कहते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल धूर है। अभी धूल का माय क्या है कि जो नगरा का प्रदूषण है, ठीक है, जहाँ मान लो धुआं है या मोटर गाड़ियों से उड़ने वाली धूल है, ठीक है, तो यहाँ की चीज़ ही भी कोहरा के सागे मिल जाए, और मिलने के बाद जो कोहरो बने बिन धूम्र कोहरो कही हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया कि जो प्रदूषण गैसें या प्रदूषक तत्व होते हैं वो कोहरे के साथ मिलकर जब मिल जाते हैं तो मिलने के कारण उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की 2 जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदियों के नाम। तो ये तो आपको पता ही है, गंगा और यमुना जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में से हैं। वायु को प्रदूषित करने वाली किन्हीं 4 विषैली गैसों के नाम बताइए।
चार गैसें कौन कौन सी हैं? तो पहली आपको याद रखनी है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी आपकी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो तीन तो कार्बन की गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और चौथी आपकी जो है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चार गैसें आपकी जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दी हुई हैं, तो यहाँ पर इनको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे 12 की तरफ। 12 का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग के क्या दुष्परिणाम है? तो ये बढ़िया है। तो क्या परिणाम है? देखो, हम जो रासायनिक खाद है उनका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, तो इसके परिणाम क्या होंगे? तो इससे ये होगा कि जो भूमि की पुनः उर्वरता प्राप्त करने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली आप ये भी कह सकते हो कि भूमि जो होती है उसमें अगर अपन उर्वरक का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो भूमि के अंदर जो है गुड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? भूमि को मदद करते हैं प्राकृतिक रूप से दोबारा जो है उपजाऊ बनाने में। ठीक है, तो अगर मान लो हम उनका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो होगा क्या कि वो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो रासायनिक खाद की वजह से मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो जो भूमि है वो अपने आप को दोबारा उर्वरक नहीं बना सकती प्राकृतिक रूप से। वैसे तो देखो अपन तो बना सकते हैं क्योंकि उसमें जो है रासायनिक खाद कीटनाशक आदि का प्रयोग करके, परंतु प्राकृतिक रूप से वो नहीं हो सकती, और धीरे धीरे जो ये चीज़ें हैं वो भूमि को नुकसान करेंगी और भूमि अंततः एक बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी भूमि जिस पर बिल्कुल भी फसलें या वनस्पति का उत्पादन नहीं किया जा सकता, उसे बंजर भूमि कहते हैं। चाहे अपन कितनी भी वैज्ञानिक पद्धतियां लगा लें, दोबारा उस पर अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी बंजर भूमि होगी। नेक्स्ट अपन 13 की बात करें, सर्वाधिक जल प्रदूषण जो है उद्योग कौन से हैं? तो सर्वाधिक जल को प्रदूषित करने वाले उद्योग हैं वो कौन से हैं? तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा है चमड़ा उद्योग है, कागज लुगदी उद्योग है, और वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग। ये चार उद्योग हैं जो जल प्रदूषण को सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। ठीक है, या जल प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से आप सुन लेना। पहला आपका है चमड़ा उद्योग, दूसरा आपका है लुगदी एवं कागज उद्योग, तीसरा आपका है वस्त्र उद्योग, और चौथा आपका है रसायन उद्योग। तो ये चार उद्योग हैं जो जल प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के नाम बताएं, 14 का क्वेश्चन है। तो ये आपने एबेसैडर में भी देखा था, एक बार फिर देख लीजिए। डायरिया या दस्त, इसके अलावा आंतों में कृमि और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हैं जो जल प्रदूषण के कारण हो सकती हैं। इसमें आपके चैप्टर में जो है वायु प्रदूषण से भी नुकसान है और ध्वनि प्रदूषण के भी नुकसान है, तो आपको एक बार उनको भी देख के जाना है। एग्ज़ाम में जब भी आप जाओ तो आपको देखना है कि इन तीनों चारों जो प्रदूषण है उनसे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो वो आप एक बार देख के ज़रूर जाओगे, क्योंकि इसमें किसी किसी के बारे में भी पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने जल प्रदूषण लिखा है तो वो जल प्रदूषण का ही पूछेगा, वो वायु प्रदूषण का भी पूछ सकता है, वो ध्वनि प्रदूषण का भी पूछ सकता है। तो आप एक बार आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे, 8 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है, तो आप 7 तारीख को इन प्रदूषण से होने वाली जो दुष्परिणाम है वो ज़रूर देख के जाओगे। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 का क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो जल प्रदूषण के 2 उदाहरण हैं। पहला है औद्योगिक कचरे का जो है नदी झीलों में विसर्जन, और दूसरा आपका रहेगा नगर का वाहित मल निपटारण तथा नगरीय वाहित जल। ठीक है, तो इनको नदियों में, नालों में, नदियों या झीलों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण हो जाता है। 17 की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है? तो पर्यावरण प्रदूषण किसका है? तो देखो, पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। ठीक है, तो ये मानवीय क्रियाकलापों से के जो अवशिष्ट हैं, ठीक है, उन अवशिष्ट के उत्पादों से मुक्त द्रव्य का और उनसे मुक्त ऊर्जा का परिणाम है। उसके बाद में यहाँ पर 18 का दिया है, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में राज्यों में गंगा नदी प्रदूषित भाग कौन सा है? तो बिहार, इसकी बात करें तो कानपुर से वाराणसी और वाराणसी से पटना। ठीक है, अगर अपन देखें कि कहाँ कहाँ ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर वाराणसी के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और फिर वाराणसी से पटना तक भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का आ गया है। यमुना का आपको याद रखना है, यमुना जो है वो कहाँ से कहाँ तक है?
दिल्ली से इटावा। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन 19 की। 19 का क्वेश्चन है, नगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताइए। तो ये फिर से रिपीट हो गया है, सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग, उर्वरकों के अधिक प्रयोग से धरातलीय, यहाँ धरा है भाई, धरातलीय जल के किस तत्व की मात्रा बढ़ी है। तो यहाँ पर धरातलीय आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बै की जगह क्या है, ध है। तो धरातलीय जल में जो है विकास, जो किस तत्व की मात्रा बढ़ी है, तो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ी है, ठीक है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ी है। उसके बाद में 21 का आता है, भू निम्नीकरण क्या है। तो वही आ गया, अस्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी आना भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं, कुछ लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आ गया, देखिए ध्वनि प्रदूषण के जो हैं कौन कौन से हैं। तो इसके मोस्टली 4-5 जो हैं दुष्परिणाम हैं, जो इस प्रकार हैं। देखो, एक तो इसमें हम बहरापन आ सकता है, ध्वनि प्रदूषण से बहरापन हो सकता है, और तनाव हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसके अलावा नींद कम आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और एकाग्रता में कमी आती है। तो ये कुछ कारण हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के। और ज़्यादा देर अगर कोई गर्भवती महिला अगर ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहती है तो उसका गर्भपात भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 5-6 कारण मैंने आपको भी बताए हैं। तो ये कारण जो है वो ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं या उसके दुष्परिणाम है। दूसरा क्वेश्चन है, नगरीय गंदी बस्तियों के कोई 4 समस्याएं। तो नगरीय बस्तियों की 4 बड़ी समस्याएं हैं। तो पहली समस्या आप जो है लिख सकते हो, जीर्ण शीर्ण मकानों की उपस्थिति, यानी टूटे फूटे मकान, ठीक है। लेकिन आपको टूटे फूटे नहीं लिखना है, आपको जीर्ण शीर्ण लिखना है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य की विभिन्न सुविधाएं जो हैं वो निम्न सुविधाएं वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। खुली हवा का जो है अभाव रहता है, पेयजल का अभाव है, प्रकाश का अभाव है, शौच सुविधाओं का अभाव है, आदि अभाव यहाँ पाए जाते हैं। अब याद रखना, यहाँ नगरीय बस्तियों की नहीं पूछी है, बल्कि नगरों के अंदर जो गंदी बस्तियाँ हैं उनकी समस्याएं पूछी हैं, ठीक है। कहीं आप जो ऑब्जेक्शन कर लो कि सर आप कह रहे हो कि नगरों के अंदर स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं पाई जाती हैं, तो नगरों की बात नहीं हो रही है, नगरों के अंदर जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो देखो, विविध प्रकार के जो उद्योग हो सकते हैं, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के उद्योग आप बोल सकते हो। विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जो मशीनरी हैं, कृत निर्माण है, तोड़ फोड़ है, और तीव्र चलित मोटर वाहन है, और वायुयान है, ये फैलाते हैं। इसके अलावा जो है सायरन है, लाउड स्पीकर है, फेरी वाले हैं, सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव है, कार्यक्रम हैं, और कई और ऐसे जो कारण हैं जो हो सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई और हो तो आप भी लिख सकते हो कि ऐसे जिनसे बहुत ज़्यादा शोर होता हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव बताइए। तो वायु प्रदूषण से होने वाले जो प्रभाव हैं वो हैं, देखो वायु प्रदूषण में क्या है, वायु में धूल, धुआं, जहरीली गैस इत्यादि जो है वो बढ़ जाती हैं, जिसके कारण जो है वायुमंडल में जो है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सांद्रण है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भूमंडलीय तपन होना शुरू हो जाता है, यानी गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा धूम्र कोहरा छा जाता है, और मानव स्वास्थ्य के ऊपर धूम्र कोहरे का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अपन बात करें 5 की, भारत में भूमि प्रदूषण को कम करने के उपाय बताइए। तो कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि नगरों का जो अपशिष्ट जल है वो सिंचाई में न करके मृदाहांश को रोका जा सकता है, ठीक है, यानी जो अपशिष्ट जल है उसका उपयोग ना किया जाए सिंचाई में। दूसरा, जो नगरों के अवशिष्ट हैं या उद्योगों के अवशिष्ट हैं या उनके जो विषैले पदार्थ हैं वो भूमि पर नहीं
डालनी चाहिए, या डालना भी चाहिए तो एक स्थान विशेष जो होता है ना वहाँ पर इनको डालना चाहिए, अलग अलग जगह पर नहीं डालना चाहिए, जिससे भूमि क्या अलग ना हो। इसके अलावा रासायनिक खाद की जगह हमें कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और कारखाने से निकलने वाली जो गैसें हैं, ठीक है, जिनके कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है तो मृदा के अंदर भी अम्लीयता बढ़ जाती है, तो उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें होनी चाहिए जो कम कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है नमामि गंगे कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखें। तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उस पर के बारे में बताना है। तो ये केंद्र द्वारा जो है राष्ट्रीय जो महत्व की नदी है हमारी गंगा, ठीक है, तो उसको प्रदूषण कम करने के लिए या उसकी सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है नमामि गंगे, ठीक है। और इस कार्यक्रम में निम्न जो उद्देश्य रखे गए हैं। पहला उद्देश्य इसमें ये हो सकता है आपका कि शहरों में जो सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक प्रवाह की निगरानी रखना चाहिए, यानी जो उद्योगों का कचरा है वो उसमें ना मिलाया जाए नदी में। नदी का विकास करना, नदी के किनारों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और वहाँ पर जैव विविधता की वृद्धि करना। इसके अलावा नदी के तल की सफाई करना और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का जो है विकास करना। और लास्ट इसमें हो जाएगा कि नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, तो इन सब को रोकना। बस यही चीज़ें। उसके बाद में अपन बात करेंगे, हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे। एक पहला है भूमि निम्नीकरण की 2 प्रक्रियाओं के नाम। तो 2 प्रक्रियाएं के नाम लिखें। तो 2 प्रक्रियाएं कौन सी है? तो एक तो जो है भूमि प्रदूषण जो है उसकी तीव्रता को कम करने के लिए 2 प्रक्रियाएं मानव जनित। इन प्रक्रियाओं से क्या होता है कि निम्न कोटि की जो भूमि है उसमें जलाक्रांता या दलदली क्षेत्र, लवणता, क्षारीयता आदि से प्रभावित भूमि जो है वहाँ झाड़ी सहित अन्य झाड़ी रहित भूमि आदि सम्मिलित हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया की अपेक्षा मानव क्रियाओं द्वारा अधिक व्यर्थ भूमि का विस्तार हुआ है। तो एक तो मानव जनित हो जाएगी और एक प्राकृतिक हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान किस प्रकार किया जा सकता है। तो नगरों के जो हैं उसके लिए जो कूड़ा करकट है उस या कबाड़ जो गंदगी जो भी कहा जा सकता है, तो वो चीज़ें इसमें। और इसमें जो दोनों ही स्रोत होते हैं यानी घरेलू और व्यावसायिक दोनों से ही कचरा प्राप्त होता है। तो घरेलू कचरा को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक या व्यवसायिक इकाइयों के कचरे को संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाएं नगर पालिकाओं द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जो जमीन होती है उस पर किया जाता है। तो ये अपने भारत में जो चल रहा है वो आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के कोई 4 उपाय लिखिए। तो 4 उपाय आपको बताने हैं। गंदी बस्तियों में क्या है भाई, गंदी बस्तियों को सुनियोजित करना है, ठीक है, उनको योजनाबद्ध जो है तरीके से रखना है। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पीने का पानी, बिजली, सड़कें, कचरे का जो है निस्तारण आदि की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। इसके अलावा शौचालयों की जो है वो बस्तियों में होने चाहिए, ठीक है। मल निस्तारण की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ के लोगों में जो है शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, और जिससे क्या होंगे, लोग शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे तो साफ़ सफाई आदि का ध्यान रखेंगे, और जो सामाजिक बुराइयां हैं उसमें भागीदारी नहीं होगी उनकी। तो ये कुछ का है। तो यहाँ पर ये आपका वीडियो जो है पूरा हो जाता है। जो चैप्टर वाइज जो मोस्ट क्वेश्चंस के जो वीडियो हैं वो अभी एंड आपके हो चुके हैं इस वीडियो के साथ ही। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि इसके बाद में मैं क्या आपके लिए मानचित्र जो है वो लेके आऊँ। अगर आप मानचित्र के वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए जो है मानचित्र से संबंधित जो वीडियो हैं वो लेके आऊँगा। तो आपको कमेंट करना है, आपके कमेंट पे ही डिपेंड है मानचित्र के जो है वीडियो। और ध्यान रखना मानचित्र नंबर 4 का आने वाला है आपके, ठीक है। तो 4 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।